चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास से। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कि डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए बनाए जाते हैं। DTAA के अंदर हमने जो लास्ट देखा था टॉपिक, उसमें देखा था कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए DTAA बनाए जाते हैं और वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बायलैटरल रिलीफ, जब दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ हो तो उस केस में जो रिलीफ दी जाती है दैट इज नोन एज बायलैटरल रिलीफ। जब दो कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ होता है तो उस केस में जो रिलीफ दी जाती है वो यूनिलैटरल रिलीफ होती है। और यूनिलैटरल रिलीफ कौन देता है? होम कंट्री देती है, रेसिडेंस कंट्री देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखे थे कि DTAA के कुछ फॉर्मेट होते हैं, OECD फॉर्मेट, UN फॉर्मेट एंड US फॉर्मेट, ये भी देखा था। अब अपन बात करने वाले हैं आज की क्लास में बायलैटरल रिलीफ की। बायलैटरल रिलीफ कैसे दी जाती है? देखिए, बायलैटरल रिलीफ देने के दो तरीके हैं, उसको अभी आप समझेंगे। नोट आपको कुछ नहीं करना है, नोट अपन नोट से कर लेंगे। देखिए, बायलैटरल रिलीफ कैसे दी जाती है। वैसे बायलैटरल रिलीफ में काफी सारे मेथड्स है, वो छोटे छोटे आपके स्टडी मैट में दो दो लाइन करके भी दे रखे हैं। वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले जो मेन कंटेंट है उसको डिस्कस करते हैं। बायलैटरल रिलीफ देने के दो तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं टैक्स एग्जम्पशन मेथड। एक हो गया हमारा टैक्स क्रेडिट मेथड एंड एक हो गया हमारा टैक्स एग्जम्पशन मेथड। अब इसमें रिलीफ्स कैसे दी जाती है? जब भी कोई दो कंट्री DTAAs करती है तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलीफ्स इन बायलैटरल एज वेल। सो बायलैटरल में फर्स्ट मेथड जो वाइडली यूज होता है दैट इज टैक्स क्रेडिट मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए इसकी बात करते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन ने, मिस्टर ए, अब मिस्टर ए ने इनकम अर्न करी USA में। अब USA में इन्होंने जो इनकम अर्न करी वो थी 5 लाख रुपीस की और उस पर टैक्स दिया इन्होंने 20% का, तो मीन्स 1 लाख रुपीस का टैक्स दे दिया। Whereas हम यहां पर देखें कि इनकी इंडियन इनकम क्या है, इंडिया में क्या इनकम है। ये इंडिया के रेजिडेंट है, ऑब्वियसली जिसकी भी हम इनकम निकाल रहे होंगे वो इंडिया का रेजिडेंट ही होगा, तभी निकाल रहे हैं, अदरवाइज हम निकालेंगे ही क्यों। तो इस पर्सन की जो इंडियन इनकम है वो 10 लाख रुपीज है। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है कि आपने जो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करा है उसका क्रेडिट मिल जाता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है ना, उसी तरीके से जो टैक्स आपने फॉरेन में पे करा है उसका क्रेडिट मिल जाता है। अब वो क्रेडिट मिलता कैसे है? ये इंडियन इनकम है 10 लाख रुपीस, फॉरेन इनकम को भी इसमें ऐड किया जाएगा। फॉरेन से इनकम अर्न करी है लेट से इन्होंने 5 लाख रुपीस, तो टोटल इनकम जो हो गई वो हो गई 15 लाख रुपीस। अब टैक्स निकालना कैसे? देखो, न्यू और ओल्ड टैक्स रिजाइम दोनों होती। एग्जाम के क्वेश्चन देखे तो मोस्टली क्वेश्चन जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम के आ रहे हैं। आपके एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। हम जनरली ओल्ड ही फॉलो करते हैं, बट न्यू भी बोले तो न्यू भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट जहां पर न्यू टैक्स रिजाइम आ जाती है वहां पर काफी सारे एग्जम्पशन डिडक्शंस देने ही नहीं पड़ते, तो क्वेश्चन और ज्यादा ईजी हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर चांसेस यही है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यू का नहीं आएगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन भी सॉल्व किए गए हैं स्टडी मैट में वो सब ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग किए गए हैं। अगर न्यू टैक्स रिजाइम आता है कल को तो न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अपने को दोनों टैक्स रेट्स पता है कि किसके अकॉर्डिंग क्या होता है।
अब ये टोटल इनकम 15 लाख हो गई, इस पे टैक्स निकाल करके बताइए कितना आएगा। 15 लाख पर ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग टैक्स कितना आता है, कैलकुलेट करके बताइए। फटाफट से बताओ। टैक्स नहीं निकल रहा क्या इतनी देर में? तो आराम से निकल। हाँ, 1,12,500 तो 10 लाख पे आता है, उसके ऊपर 5 लाख है, उसका 30% कर दो, 1,50,000 वो आ जाएगा। 150 प्लस 112, 262,500 आएगा। उस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो, कितना आएगा? 2,73,000 का फाइनल टैक्स आ गया सब ऐड करके। अब क्या करेंगे हम, इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, जो कि है 1 लाख रुपीज। तो ये आ जाएगा 1,73,000। मींस क्या हुआ कि फॉरेन इनकम को इंक्लूड तो करना ही है और टैक्स निकाल लेना है आपका नॉर्मली टैक्स निकालने के बाद में जितना टैक्स फॉरेन में पे करा है उसको डिडक्ट कर देना है। ये होता है टैक्स क्रेडिट मेथड, बहुत ही सिंपल। दूसरा मेथड है टैक्स एग्जम्पशन मेथड, इसकी बात करते हैं। ये फर्स्ट था टैक्स क्रेडिट मेथड। सेकंड मेथड है, उसका नाम है टैक्स एग्जम्पशन मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है कि आपकी एक कंट्री की इनकम एग्जम्प्ट कर दी जाती है। एग्जम्प्ट कौन करता है? होम कंट्री करती है। मींस आपने यूएसए से कोई इनकम अर्न करी, होम कंट्री क्या बोल देगी कि वो इनकम एग्जम्प्ट है। अब वो होती कैसे है उसको देखते हैं। देखिए, यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं इतना तो। अभी देखो, मिस्टर ए ने कोई इनकम अर्न करी यूएसए के अंदर और टैक्स पे करा 20%, 1 लाख रुपीज का। अब टैक्स एग्जम्पशन मेथड यहां पर क्या करेगा? टैक्स एग्जम्पशन मेथड में इनकम को एक कंट्री में टैक्सेबल किया जाएगा, दूसरी में नहीं किया जाएगा। हम जनरली ये सोचते हैं कि सर है ना, अगर यही सेम एग्जांपल ले, इनकी इंडियन इनकम जो थी वो 10 लाख थी, तो हम जनरली इसको ऐसा सोचते हैं कि सर 10 लाख रुपीज पे ही टैक्स लगेगा और 5 लाख पे नहीं लगेगा। एग्जम्प्ट हो गई इनकम, जो एग्जम्प्ट होता है उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है। बट यहां ऐसा नहीं होता और कोई भी गवर्नमेंट इस तरीके से एग्जम्प्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट करती है इनकम को तो आप लोअर स्लैब में ही रह रहे हैं। सपोज ये 10 लाख की इनकम होती है, 10 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 1,12,500, देन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बट गवर्नमेंट टैक्स एग्जम्पशन मेथड में ऐसा नहीं करती है, जैसा कि हम इस मेथड के नाम को देख के सोचते हैं। वो भी एक बार तो इस इनकम को इंक्लूड करते ही है। अब करने के बाद करते क्या है, हो सकता है एग्जाम्पल में अमाउंट सेम है तो दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं, देखते हैं। इंडियन इनकम ये रही, फॉरेन इनकम कितनी है इसमें? 5 लाख रुपीस। तो टोटल इनकम हो जाएगी 15 लाख। इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 2,73,000 आ जाएगा। अब देखिए, टैक्स एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बार तो फॉरेन इनकम को इंक्लूड करती है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स। फिर हम एक इफेक्टिव टैक्स रेट निकालते हैं। इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी बनी? देखो, 2,73,000 का टैक्स बना 15 लाख पे।
क्या बनी 18.2, 18.2%। तो अब क्या किया जाएगा, देखो दो रास्ते हैं, फॉरेन इनकम पर इतना परसेंट एग्जम्प्ट कर देंगे या फिर आप इंडियन पे डायरेक्ट इतना परसेंट लगा लो। अब टैक्स कितना बनेगा, हम क्या करेंगे 10 लाख का 18.2% निकालेंगे डायरेक्ट, 1,82,000। तो दोनों में आंसर अलग अलग आ रहे हैं। एक और रास्ता था, 5 लाख का 18.2 कर देते, कितना आता, 273 में से उतना डिडक्ट कर देते, तो वो 1,82,000 आ जाता। दोनों दोनों रास्ते हैं। स्टडी मैट हमारा फॉलो करता है वैसे दूसरा वाला तरीका, जिसमें आप एग्जम्पशन भी दिखा सके। यहां क्या है कि हमने एग्जम्पशन नहीं दिखाई कितनी मिली, तो इसको निकालो तो वो भी सही है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक अमाउंट हमको नहीं मिल रहा है कि कितनी एग्जम्पशन मिली। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं उस केस में 5 लाख इंटू 18.2% करके जो एग्जम्पशन बनी बाकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाती। तो ये होता है दोनों मेथड में, मतलब दोनों मेथड में एक बार तो फॉरेन इनकम इंक्लूड की जाएगी। फर्स्ट मेथड में बहुत सिंपल है, टैक्स निकालो और जो फॉरेन में पे किया है लेस कर दो। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में क्या बोला गया है कि एक बार इनकम को इंक्लूड करो, इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो, देन फॉरेन इनकम पर उतने परसेंट की एग्जम्पशन दे दो जो इफेक्टिव टैक्स रेट आई है, देन उसके बाद में जो आएगा वो टैक्स पेएबल होगा। क्लियर है सभी को? ये इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताइए, कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट इंडियन इनकम पर उतनी परसेंट से टैक्स लगा दिया, या फिर आप एग्जम्पशन देके भी कर सकते हैं। दूसरा वाला तरीका बेटर है कि हम सेकंड तरीके से करेंगे। ये एग्जाम्पल भी आपको अभी नोट करने, लेकिन पहले अपन मेथड की थ्योरी नोट कर लेते हैं, देन उसके बाद में आते हैं। तो पहले आप इतना पार्ट लिखिए, बायलैटरल रिलीफ एंड ये दो, इवन आप ये भी फर्स्ट एग्जाम्पल भी लिख लो, फिर इसकी थ्योरी लिख लेंगे इसके नीचे। हाँ जी, ऑनलाइन में बताइएगा सबको क्लियर है क्या? बहुत ही आसान से दो मेथड है, बायलैटरल रिलीफ बहुत ही आसान होती है, इसलिए एग्जाम में कम आने के चांस होते हैं, बट कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। इंटरनेशनल टैक्स 40 मार्क्स का है, तो कुछ भी आ जाए हमको सब आना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल तक हो गया आपका।
ठीक। तो बायलैटरल रिलीफ आपने लिख लिया, फर्स्ट मेथड आपने लिख लिया। उसके नीचे आप ये लिखिए टैक्स एग्जम्पशन मेथड के बारे में। अंडर दिस मेथड ओनली वन कंट्री, अच्छा टैक्स क्रेडिट लिखा है अपन ने पहले, तो वो लिख लीजिए। अंडर दिस मेथड रेसिडेंस कंट्री गिव क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। जस्ट एग्जाम्पल के नीचे आप ये वाली लाइन ऐड ऑन कर ले। अंडर दिस मेथड रेसिडेंस कंट्री गिव्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। बायलैटरल रिलीफ की जो अपन एग्जम्पशंस पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 90 एंड 90A में दे रखी है। सेक्शंस लर्न रखने हैं आपको। बायलैटरल 90 एंड 90 के अंदर है, यूनिलेटरल 91 के अंदर है। तो जो भी अपन रिलीफ पढ़ रहे हैं बायलैटरल रिलीफ, हमने लिखा भी था टाइप्स ऑफ रिलीफ, वहां पे भी आप लिख सकते हैं। बायलैटरल का है सेक्शन 90 एंड 90A, यूनिलेटरल का है सेक्शन 91, जो रिलीफ हम पढ़ेंगे। तो ये आपने लिख लिया। इसके बाद में इस मेथड के स्टेप्स हम देखिए ऐड ऑन कर देते हैं। हाँ, थ्री स्टेप तक हो गया आपका। अब उसके बाद में आप ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए, नेक्स्ट मेथड हमारा। हो गया।
तो इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन टैक्स रेट कैलकुलेशन के लिए वो इंक्लूड की जा सकती है। तो लिख ही लिया अपन उधर ही, स्टेप्स लिख लो बस ओनली। सबसे फर्स्ट स्टेप है टोटल इनकम लीजिए, जिसमें इंडियन और फॉरेन इनकम दोनों हो। उस टोटल इनकम पर टैक्स पेएबल निकालिए एंड ब्रैकेट में लिख लेना इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कई बार हम ये गलती कर देते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सेकंड स्टेप में ध्यान रखें, इट्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, देन इफेक्टिव टैक्स रेट, देन टैक्स पेबल। आप फोर्थ स्टेप में ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कैलकुलेट एग्जम्पशन। फोर्थ स्टेप चेंज ही कर देता हूं मैं थोड़ी सी, 5 स्टेप बना देते हैं। हो गया। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। नहीं, ये उसका दोनों मिक्स है वो।
चलिए तो क्वेश्चन बैंक में आ जाते हैं। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां पर क्वेश्चंस आपको अपने आप ही बताएंगे कौन सा मेथड ये लगाना चाह रहे हैं आप। हमें समझना पड़ेगा कि मेथड है कौन सा, ये खुद भी बता देते हैं व्हाट यू नीड टू डू। देखिए क्या बोला गया, मिस्टर रमेश है इंडिविजुअल, हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 24-25। ये क्वेश्चन दिसंबर 23 के मॉक टेस्ट पेपर में भी दिया गया और स्टडी मैट में भी है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, तो इंडियन इनकम जो है दैट इज 2,44,000 रुपीज। इसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, कंट्री ए की इनकम दी गई है 4,50,000 रुपीज और कंट्री ए में कितना टैक्स पे करा है 5%। कंप्यूट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द असेसी assuming that as per treaty between India and country A 4,50,000 is taxable in India। दोनों कंट्री में से जो 4,50,000 है वो कहां टैक्सेबल होंगे, इंडिया में टैक्सेबल होंगे। However, foreign tax can be set off against Indian tax liability। फॉरेन टैक्स इंडियन टैक्स लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। कौन सा मेथड लगेगा, टैक्स एग्जम्पशन या क्रेडिट? टैक्स क्रेडिट मेथड लगेगा या एग्जम्पशन मेथड? क्रेडिट मेथड लगेगा। वैसे भी सेट ऑफ होता ही उसमें। और एग्जम्पशन मेथड में एग्जम्प्ट कहां होती है, होम कंट्री में। फॉरेन में तो टैक्सेबल ही होती है ना, वैसे भी इंडिया में एग्जम्प्ट बोल रहे हैं वो। और एग्जम्पशन मेथड में जो एग्जम्पशन होगी वो कहां पर होगी, फॉरेन में या होम में? होम कंट्री में ही होती है। तो यहां से क्या होता है कि यहां पर तो देखो 4,50,000 इंडिया में टैक्सेबल कर रहा है, तो एग्जम्पशन मेथड यहां पे लग ही नहीं सकता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे ऊपर लिख देंगे अपन असेसी का नेम, देन हम क्या कर रहे हैं वो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। फॉर दी असेसमेंट ईयर 24-25। एक तरफ हम लेंगे पार्टिकुलर्स, एक तरफ अमाउंट। सबसे पहले देखिए इनकम क्या क्या दे रखी है। एक इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, वो है 2,44,000। एंड नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए, वो है 4,50,000 रुपीज। कोई डिडक्शन वगैरह यहां है नहीं, थोड़ी बहुत डिडक्शन की नॉलेज भी यहां काम आती है। टोटल इनकम आ जाएगी 7 लाख 7 लाख 6 ही है, हाँ 6 ही है, 6,94,000। अब हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे।
टैक्स कितना आ रहा है विदाउट सेस? 51,300। इसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना आएगा? हेल्थ 2052। टोटल टैक्स निकल जाएगा। अब हम इसमें से लेस करेंगे रिलीफ, अंडर सेक्शन 90। अब ये रिलीफ कैसे निकलेगी? टैक्स क्रेडिट देना है, यहीं पर निकाल सकते हैं हम। 4,50,000 की इनकम पर 5% का क्रेडिट कितना आएगा? नेट टैक्स हम बेसिक्स में पढ़ते हैं कि टैक्स को राउंड ऑफ करना होता है। ये राउंड ऑफ होता है अंडर सेक्शन 288B, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, तो 3850 हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है 30,850। ऑनलाइन में सभी लोग क्विकली बताइएगा क्या आपका ये क्वेश्चन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या बोला गया है। श्री अनुज ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में, प्रोवाइड करते हैं इनकम की इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। इंडिया से इनकम है 3,40,000, कंट्री जेड से 2 लाख, पीपीएफ में 10,000 रुपीज जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करे हैं। अब पीपीएफ में अगर इन्वेस्ट करते हो तो कहां एग्जम्पशन मिलती है, डिडक्शन कहां मिलता है? एटीसी में डिडक्शन मिलता है अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिया हैज अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विद कंट्री जेड। डीटीडब्ल्यूए एग्जिस्ट करता है, मतलब बाइलेटरल रिलीफ। अकॉर्डिंग टू सैड एग्रीमेंट इनकम इज टैक्सेबल इन द कंट्री इन विच इट इज अर्न एंड नॉट इन अदर कंट्री। जिस कंट्री में अर्न करोगे ओनली उसी में टैक्सेबल होगा। जब अर्निंग वाली कंट्री में टैक्सेबल हो रहा है तो ये समझ जाओ टैक्स एग्जम्पशन मेथड ही लगेगा। हाउएवर in the other countries such income can be included for the purpose of computation of tax rate। लेकिन अदर कंट्री में वो टैक्स रेट के पर्पज के लिए इंक्लूड की जा सकती है। अब अगर ये नहीं भी बोले तो भी हम तो करते, और कभी ऐसा बोल दे कि नहीं करनी है तो बात अलग हो जाएगी। देखिए वैसे तो ऐसा ही होता है, बट ये तो एग्रीमेंट है, कुछ भी लिखा जा सकता है। कल को उन्होंने ऐसा लिख लिया सच इनकम विल नॉट बी एडेड फॉर द पर्पज ऑफ, तो हम नहीं करेंगे। बट ऐसा कोई करेगा नहीं, कोई खुद का नुकसान कंट्री थोड़ी ना कराएगी। फॉरेन इनकम जो टैक्सेबल हुई है कंट्री जेड में वो 20% की रेट से हुई है। चलिए टैक्स लाइबिलिटी निकाल देते हैं।
मिस्टर अनुज, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। For the assessment year 2024-25. इंडियन इनकम है 3,40,000। कंट्री जेड से 2,00,000। अब आइए हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम इज 5,40,000 रुपीज। इसमें से हम दे देंगे डिडक्शन एटीसी में मिल रहा है यहां पीपीएफ का 10,000 रुपीज। इसके बाद आ जाएगी टोटल इनकम। ₹5,30,000। इस पे टैक्स निकाल लीजिए। ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना आएगा? टोटल टैक्स 19,240। इफेक्टिव टैक्स रेट 19,240 का टैक्स बना 5,30,000 पर। $3,163। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एग्जम्पशन। यहां डायरेक्ट वो अमाउंट लिख दो फॉरेन कंट्री वाला तो भी निकल जाएगी एग्जम्पशन। तो 3.63 आ गई। जो भी हो एग्जैक्ट निकालना है। एग्जम्पशन कितनी हो जाएगी 2,00,000 का 3.63%। 7,260। टैक्स पेबल निकाल दीजिए। $11,980।
सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, ऑनलाइन में बताइए क्या सभी लोगों का ये आंसर आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। इंडियन इनकम का इतना परसेंट कर दो, इंडियन इनकम होगी 330, 340 माइनस 10 का डिडक्शन 330 का 3.63%। इनडायरेक्ट उसका करोगे तो भी, लेकिन वो अपने को करना ही नहीं, तो अपन देखे ही क्यों, करना ऐसे ही है। चलिए अब आगे एक नोट लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि DTAA के प्रोविजन और इनकम टैक्स के प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। DTAA जो एग्रीमेंट बना उसमें कुछ लिखा हुआ है और इनकम टैक्स में कुछ अलग लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उस सिचुएशन में कौन सुपरसीड करेगा या किसकी बात मानी जाएगी, ये सवाल आता है। तो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वैसे DTAA प्रिवेल करेगा जो DTAA में लिखा हुआ होगा, या फिर दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी बोला जाता है कि इनकम टैक्स और DTAA विच एवर इज बेनिफिशियल टू दी असेसी, वो प्रिवेल करता है उस सिचुएशन के अंदर। तो ये नोट लिख लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, केस स्टडी बना करके भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है। if there is any conflict between DTAA and provisions of income tax, then provisions of DTAA will prevail. और DTAA में ऑलवेज अच्छा ही लिखा होगा एक्ट के कंपैरिजन में, कभी, क्योंकि वो रिलीफ देने के लिए बनाए जाते हैं। और वी कैन से दैट DTAA और इनकम टैक्स एक्ट, DTAA और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर बेनिफिशियल फॉर द असेसी। आप लोग खाना यही खाते हो इसी रूम में, तभी यहाँ इतनी मक्खियां हो रही है। और विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर द असेसी, दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो ये क्वेश्चन बना करके छोटा पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा पॉइंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन भी है जो कि आपको देखना है। ये केस भी लिख लेना, एक केस भी हो रखा है एंड में ब्रैकेट में, CIT वर्सेस PVAL कुलनगम चेटियर। ये आप लोगों के उधर होता होगा ये नाम, ये वाला है ना, नहीं होता इधर, नॉर्थ इंडिया में तो होता ही नहीं है ऐसा नाम। अच्छा, बहुत एक्सट्रीम साउथ में है। हाँ, चलिए, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे यूनिलेटरल रिलीफ, जो कि एग्जाम में ज्यादा आती है, लगभग वही आती है और उसके बहुत सारे क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो आने वाली 2 क्लास या 3 क्लास तक अब अपन यूनिलेटरल रिलीफ को करने वाले हैं। वैसे तो 2 क्लास में ही हो जाएगा, उसमें आपको कुछ होमवर्क भी मिलेंगे जो कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।